हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी बातों को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। सब बच्चे, उम्मीद है, आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हैं, सब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, कोई बच्चा पीछे नहीं छूटा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो अंकिता जी, हेलो कुमार नीतीश, हेलो अमन पांडे, हेलो गुलफाम, हेलो 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 मंजीत, हेलो डॉक्टर विश्वास, हेलो सलीम पठान, हेलो अजय, गुलफाम, शिब्बू, वैशाली। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? हेलो विराट, हार्दिक, साधना जी, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। अमित, हेलो हिमांशु। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया हैं और सबने अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया है अपने घर वालों के साथ। अच्छे से आपने 2 दिन तो बढ़िया मजे करे होंगे, ठीक है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से। आज हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और आज हम इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? ओके, तो आज है यहाँ पर इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 और आज में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं है। हाँ जी, ओके, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सचिन कुमार। ओके, हाँ जी, डिंग डिंग जानते हैं क्या होता है ये? हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, रोहित जी, हेलो हेलो सागर, हेलो धर्मेंद्र, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा। अरे एसपी सर की बातों पे भरोसा मत किया करो, आपको बच्चे खिलाने नहीं आते। क्या बोल रहे हो? एसपी सर जी कह रहे थे आपको बच्चे खिलाने नहीं आते। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, चलो जी, चलो ठीक है बेटा, एसपी सर की बातों पे भरोसा मत दिया करो, भरोसा मत किया करो। ओके, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम एकदम सिंपल सा है, इस चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है? बढ़िया से खत्म हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको सारी बातें देखनी है, हर एक बात को क्लियर करना है अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों, क्लियर? ओके, अब यहां पर बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, उस बात पर पहले फोकस करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था एल्कोहल के निर्जलीकरण से, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है, किस तरीके से कार्बोनाइन बनता है और फिर पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता था और कुल मिलाकर के OH और H निकल जाता था और एल्कीन बन जाती थी। ये मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि ये इवन एलिमिनेशन का उदाहरण है। ये इवन विलोपन अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बोनाइन बनता है और जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये वाला ऑर्डर होता है। 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे करा जाता है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए कुछ ऑक्सीकारक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें अगर K2Cr2O7 और KMnO4 की बात की जाए, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि एल्केन के ऑक्सीकरण से एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, एल्डिहाइड अथवा कीटोन, और उनके ऑक्सीकरण से बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उल्टा कर दिया, अपचयन करवा दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? फिर मैंने आपको यह बताया कि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और उसका ऑक्सीकरण कराते हैं प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, तो पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत हो सकता है प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। दुर्बल लेंगे पीसीसी या पीडीसी, तो एल्डिहाइड ही बन के रह जाएगा। अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनता है, कीटोन का आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है सामान्य परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, परंतु 1 कम कार्बन वाला। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, करवाओगे तो 2 कम कार्बन वाला अम्ल मिलेगा, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद विहाइड्रोहेलोजनीकरण हमने पढ़ा। विहाइड्रोहेलोजनीकरण में 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बन जाती थी। फिर उसके बाद हमने देखा
विक्टर में टेस्ट आरबीसी वाला, वो उसके बारे में जाना। फिर फिनोल के बारे में पढ़ा, फिनोल क्या होता है, फिनोल की प्रिपरेशन क्या होती है, फिनोल को कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, बीडीसी से कैसे बनाते हैं, सैलिसिलिक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण कैसे होता है, बेंजीन की विटो-5 के साथ अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर उस पर अभिक्रिया कराते हैं तो फिनोल बन जाता है। क्यूमीन से कैसे बनाते हैं वो हमने देखा, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। फिनोल की कुछ रासायनिक भौतिक गुणधर्म देखे, ठीक है। फिनोल वैसे तो रंगहीन होता है लेकिन ऑक्सीकृत हो जाए तो वो गुलाबी हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बना देता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा कि फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये भी एसिडिक नेचर का होता है तो H+ आयन त्याग करके फिनोक्साइड आयन बना लेता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। इसी वजह से फिनोल की अम्लीयता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल। फिर मैंने आपको इसकी एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस बताई, जैसे एल्कोहल देता है सेम ही वैसे अभिक्रिया ये देता है, कोई अलग बात यहां पर नहीं है। इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये चीजें हमने देखी। फिर इसके बाद हमने देखा कि फिनोल के अंदर कुछ अन्य अभिक्रियाएं कैसे होती है, जैसे कि फिनोल का अगर मेरे को जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है तो उसका अपचयन होकर के वो बेंजीन बना देता है। फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाए तो अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है, जबकि एल्कोहल ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं देता। अगर यहीं पर अगर हम फिनोल की अभिक्रिया करा दे FeCl3 के तो बैंगनी रंग का संकुल यौगिक प्राप्त हो जाता है। यहीं पर अगर फिनोल की अभिक्रिया करवा दी जाए क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस क्षार ले लिया जाए तो वहां पर बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। परंतु अगर वहां पे CCl4 ले लिया जाए तो बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप ले लेते हो यहां पर सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा देते हो CH3COCl के साथ तो एसिटिलीकरण हो जाएगा, जिसमें फिनोल का हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड का आपका Cl निकलेगा तो आपके पास बन जाएगा एसिटिल सैलिसिलेट, या मैं बोलूं एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर, उसको बोलते हैं एस्पिरिन, जिसको बोलते हैं एस्पिरिन, जो कि दर्द निवारक ज्वर नाशी औषधि होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप उसी सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा देते हैं मेथिल एल्कोहल के साथ तो मेथिल एल्कोहल का H और सैलिसिलिक अम्ल में COOH का OH निकलेगा और बनेगा आपके पास यहां पर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मेथिल सैलिसिलेट, ठीक है। ओके, आयोडेक्स जैसी स्मेल होती है। और अगर वहीं पर फिनोल ले लेते हैं और उसकी अभिक्रिया कराते हैं सैलिसिलिक अम्ल के साथ तो फिनोल का H और सैलिसिलिक अम्ल में COOH का OH निकल जाएगा, जिससे बन जाएगा आपका फेनिल सैलिसिलेट, जो कि होता है सेलोल। ये भी आपके मेडिसिन ही होती है। इनके बारे में दोस्तों हमने देखा, इनके बारे में लगभग कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी हमने देखी और इतना हमने जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, उनको देखेंगे। फिनोल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, फिनोल के अंदर और बाकी टेस्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़े, ये इतना हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया से समझ गए, सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों? ओके, हेलो जी, हेलो। हाँ, ये लास्ट लेक्चर है बेटा, ठीक है साक्षी जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे फिनोल का निर्माण। तो हमने पढ़ लिया, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, फिर ईथर के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। डन? ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, फिनोल की बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, कि फिनोल बेंजीन रिंग की कौन सी अभिक्रियाएं दर्शा सकता है, ठीक है। ओके, तो अब दोस्तों आपको पता है कि यार बेंजीन वलय पर उपस्थित OH समूह प्लस M प्रभाव दर्शाता है। बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। पहली बात तो ये सक्रियकारी समूह है और ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, ठीक है। ओके, तो हम ये जानते हैं, चूंकि लिखिएगा, चूंकि फिनोल में उपस्थित OH समूह प्लस R प्रभाव या प्लस M प्रभाव, एक ही बात है, प्रभाव के कारण बेंजीन की ऑर्थो एवं पैरा
स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्थो एंड पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। खत्म बात। स्थितियों पर आक्रमण करता है, पर आक्रमण करता है, पर आक्रमण करता है। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे पास फिनोल। ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सारा हमने लिख रखा है। ओके, ये फिनोल। तो OH समूह पहली बात तो प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाला है। ओके, और इसके प्लस एम प्रभाव के कारण ये बेंजीन को सक्रिय कर देगा, तो ये सक्रियकारी समूह कहलाएगा। ये सक्रियकारी समूह कहलाएगा। सक्रियकारी समूह है, बेंजीन की सक्रियता बढ़ा रहा है ऑर्थो पैरा पर, तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी भी कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, ये हम सब जानते हैं। डन। क्या हो गया? अरे यार, ओहो ओहो ओहो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चल गया चल गया चल गया चल गया। एक बार कमेंट दिखा। हेलो, चल गई है बेटा क्लास? हेलो जी, हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्लास चल चुकी है, चल चुकी है, चल चुकी है। क्लास चल गई है दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, सिग्नल कट गए थे, अब सिग्नल वापस से आ चुके। योगेश सैनी सब तो जानता है, क्या रिपीट कराऊं इसमें? ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है लिखो इसको। हाँ जी, अरे फोन ही लगाने लग गए भैया, चल रही है क्लास। बिहार इंडिया मार्ट, अरे चल गई है क्लास। गूगल, ठीक है, क्लास चल गई है बेटा। ओके, हाँ जी। अरे क्लास चल गई है बेटा, अभी भी रुक रही है क्या? अरे तूने उसको क्यों हटा दिया? वो दिखता रहता है मेरे को। हेलो 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 हेलो, चल रही है ना बेटा क्लास? अरे एक बार इसको लिखो, एक बार पहले लिख लो, फिर रिपीट कराऊंगा मैं। पहले लिखो, अरे पहले लिखो। निक्की क्लास चल चुकी है भाई। हेलो, चल गई है दोस्तों, चल गई है क्लास, चल गई है, चल गई है, चल गई है। लिख लो पहले इसको। मैंने यहां पर ये अरे कुछ भी नहीं कराया, इतना ही कराया। मैंने आपको ये बताया था कि जो फिनोल में जो OH समूह होता है वो प्लस एम प्रभाव दर्शाता है या प्लस आर प्रभाव दर्शाता है, और अन्नाद के जरिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिससे बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। हाँ है ना? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना? यही प्रभाव कहलाता था प्लस आर प्रभाव। और जो बेंजीन को सक्रिय करते हैं सक्रियकारी समूह कहलाते हैं, और ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ही सही, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं बताया हो। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने एकदम क्लियर कर ली दोस्तों, बढ़िया से, अच्छे से। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर है? जिसकी क्लास नहीं चली है बेटा, बंद करके दोबारा से चालू करो, बंद करके दोबारा से चालू करो। भाई क्यों उठाऊं फोन जब क्लास चली रही है तो? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब फिनोल का अगर हम हेलोजनीकरण कराते हैं दोस्तों, अगर हम फिनोल का हेलोजनीकरण कराते हैं तो कैसे होता है? अरे चल रही है क्लास, ओके। हाँ जी, फिनोल का अगर हम हेलोजनीकरण कराते हैं दोस्तों, तो यहां पर हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लो, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, तो हेलोजनीकरण करवाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से भाई, स्पैमिंग मत करो बेटा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे क्या होगा रेखा कश्यप? मेरे को ये बताओ, चैप्टर तो खत्म मैं करा दूंगा, उससे क्या होगा? कहां जाना है आपको ऐसा जल्दी? हाँ जी, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, ओके। तो दोस्तों अब कोई स्पैमिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, देखो 6 बज गई, अभी तक हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ओके। हेलोजनीकरण, तो यार जिस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण किया था, यहाँ पे फिनोल का करेंगे। अब फिनोल के अंदर एक स्पेशल केस है ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण हम इसके अंदर देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे बेटा इसका ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, ओके, हाँ जी। और ब्रोमीनीकरण फिनोल का परीक्षण भी होता है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, याद है आपको, जब हम क्लोरीनीकरण करवाते थे तो साथ में क्लोरीन Cl2 तो लेते थे, लेकिन लेते थे लुईस अम्ल। सेम वैसे ही यहां पर आप करवा दो। जब हम फिनोल का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं, यहां पे लुईस अम्ल भी नहीं लेना पड़ता, बाकी और भी ले लो तब भी काम चल जाएगा। जब हम फिनोल का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, या कोई भी अध्रुवी विलायक ले लो उसकी उपस्थिति में, तो आपको ऑर्थो और ब्रोमो उत्पाद बनता था, ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनता है, ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनता है। देखो ब्रोमीनीकरण, तो इसमें जब हम ये देखो, ये फिनोल लिया, पहले लिखवा देता हूं मैं, लिखो साथ के साथ, ये फिनोल है। और जब इस फिनोल का हम करवाते हैं बेटा ब्रोमीनीकरण, लेकिन किसकी उपस्थिति में? या तो आप CCl4 ले लो, या आप क्लोरोफॉर्म ले लो, या आप ले लो यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड, कोई भी विलायक ले लो। जब हम फिनोल का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं इनमें से किसी भी एक विलायक की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन जाएगा ऑर्थो या पेरा स्थिति पर, ओके। और क्या बना देगा? इस फिनोल के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां Br+ लग जाएगा, या यहां पेरा वाले से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां पे Br+ लग जाएगा, ओके। ये OH, एक H निकला, वो Br के साथ अलग हो जाएगा HBr के रूप में, यहां से या यहां से, ठीक है, ओके। तो जब हम फिनोल का डायरेक्ट ब्रोमीनीकरण करवाते हैं, ठीक है, तो यहां पर ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पेराब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है, ओके। परंतु यही अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन जल के साथ करवा दें, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल है, हाँ जी, फिनोल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया द्वारा, अगर हम इसी की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करवा दे बेटा, तो यहां पर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि फिनोल का परीक्षण होता है, एल्कोहली अभिक्रिया नहीं देता। फिनोल Br2+ जल के साथ क्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, जो कि है श्वेत अवक्षेप, टू 4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल देता है। यही फिनोल की अभिक्रिया करा दी मैंने Br2 के साथ, परंतु जल की उपस्थिति में। तो बेटा ब्रोमीनीकरण तो अब भी होता है, लेकिन अब जो ब्रोमीन होगा वो तीनों की तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पेरा। यहां पर ये OH, एक Br यहां, एक Br यहां, एक Br यहां, ये बन जाएगा आपके पास उत्पाद, जो कि एक सफेद रंग का अवक्षेप होता है, व्हाइट कलर कंपाउंड होता है ये, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो कि आपका सफेद अवक्षेप होता है,
आपसे पूछे एल्कोहल और फिनोल में अंतर बताओ, फिनोल FeCl3 के साथ बैंगनी रंग देता है, फिनोल ब्रोमीनीकरण द्वारा सफेद अवक्षेप बनाता है, जबकि एल्कोहल नहीं देता ऐसी कोई अभिक्रिया। हो गया सेपरेशन, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। एकदम सिंपल, ऐसा कोई नई चीज है जो आपको नहीं आता है, इसमें सब आता है आपको, बस ब्रोमीनीकरण कराना है। यहाँ पे आपने ब्रोमीनीकरण कराया, जल की उपस्थिति में बस यहाँ पे तीनों स्थितियों पे लग जाएगा। ओके, डन है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बढ़िया से अच्छे से आगे बढ़ेंगे, सारी बातों को क्लियर करेंगे। नोट कर लिया सब दोस्तों ने, सभी ने नोट कर लिया बच्चों? ओहो, अरे यार क्या आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। हाँ जी, हेलो 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 बेटा, हेलो, यहां तक नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया? हाँ जी, हो गया नोट? हो गया बेटा? ठीक है, हाँ बीच में क्लास रुक गई थी लेकिन अब चलने लगी है तो आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, ये तो था इसका हेलोजनीकरण, ये तो था इसका हेलोजनीकरण, डन बेटा। अब आगे देखो, अब हेलोजनीकरण के बाद आता है अगला नाइट्रीकरण, अगला नाइट्रीकरण, अगला नाइट्रीकरण, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीकरण भी इसका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब हम फिनोल का नाइट्रीकरण करवाते हैं, जब हम फिनोल का नाइट्रीकरण करवाते हैं तो नाइट्रीकरण में भी स्पेशल पॉइंट है, ये तनु HNO3 की उपस्थिति में भी हो सकता है और नाइट्रिकारक मिश्रण की उपस्थिति में भी हो सकता है। जब आप सिर्फ तनु HNO3 की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, नाइट्रीकरण करवाते हैं, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, और अगर आप नाइट्रिकारक मिश्रण ले लेते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, अरे मैं जानबूझ करके थोड़ी ना कर रहा हूं भाई, मैं खानम, हेलो 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 हेलो, अभी चल रही है, अभी चल रही है बेटा, फटाफट थम्स अप दे दो मेरे को, चल रही है तो। 3 BR कैसे आ गया? अरे भाई कितने भी है ना, कितने भी ले सकता है ना उसमें, ये मोल में है, ठीक है, ये Br2 अणु है, लेकिन ऐसे बहुत सारे Br2 अणु यहाँ पे, ठीक है, ओके, कितने भी ले सकते हो। हाँ जी, ठीक है। अब तू सोचे कि सर यहाँ 2 Br थे, यहाँ 3, यहाँ पे ले ले, तू यहाँ पे ले ले 3 Br2, जिससे कि 3 Br यहाँ लग गए और जो 3 H थे निकले यहाँ से, वो 3 Br 3 H Br अलग हो गया। ओके, सबकी क्लास चल रही है दोस्तों, एकदम बढ़िया से चल रही है। ओके, क्लियर? हाँ जी, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या होता है, देखो फटाफट से यहाँ पे 2 पॉइंट लिखवाता हूं पहले, ठीक है। फिनोल, फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल अर्थात डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया कर ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनोल देती है, ठीक है। ये है हमारे पास फिनोल। अगर इस फिनोल का, अगर हम सिर्फ डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा दें, डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनती है अलग अलग। एक मिलेगी आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बनती है आपके पैरा नाइट्रोफिनोल। दोनों के अंदर कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, ठीक है। यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दोस्तों, और यह है पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, अब इनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में किसका क्वथनांक ज्यादा होता है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कम क्वथनांक वाली होती है, कम क्वथनांक इसका होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है, अधिक क्वथनांक, इसका कम क्वथनांक होता है।
इसका कम क्वथनांक होता है, उसका अधिक क्वथनांक होता है। कम क्वथनांक तो अधिक वाष्पशील, ये कम वाष्पशील, ये अधिक वाष्पशील होता है और ये कम वाष्पशील होता है। कारण क्या होता है? इसका कारण है इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। हाँ, वेरी गुड बेटा, यहां पर होती है इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और वहां पर होती है इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अभी बता रहा हूं यार, देखो अगर जिसकी क्लास चल रही है तो फालतू कमेंट मत करो, ये चिक बेटा कमेंट मत कर फालतू, ये ठीक है, फूल वूल तरबूज अमरूद सब मत भेज, ठीक है, ओके। जिसकी क्लास नहीं चल रही है वो कमेंट करो, ताकि ये तो पता चले कि भाई क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। कोई भी आलतू फालतू बच्चा स्पैम मत करो, ठीक है। ये 25 46 86 771 बेटा ब्लॉक करवा दूंगा, इधर उधर के कोई फालतू कमेंट मत कर। रेखा कश्यप जी थोड़ा टाइम पे आया करो। रोहित ठाकरे बेटा अभी पढ़ ले, कोई फालतू बात मत कर। इससे ना तो तुम फ्लो बनने दे रहे हो, ना समझा पा रहा हूं मैं ढंग से आपको, ठीक है, क्योंकि क्लास का फ्लो बनेगा तो सही चीजें चलेगी। ठीक है, कोई भी इधर यहां पे कोई दूसरे कोई फालतू एडवाइस भी मत दो। पूरा फ्लो बिगाड़ते हो। हाँ जी, यहां पे देखो मैंने ये बताया कि जो फिनोल होता है, फिनोल वैसे तो ऑर्थोपेरा निर्देशी है। अगर इसका हम नाइट्रीकरण करवाते हैं सिर्फ तनु HNO3 की उपस्थिति में, तो नाइट्रीकरण के दौरान जब उत्पाद बनेगा तो ऑर्थो एवं पेरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ये हम तो वैसे ही पता है, नाइट्रीकरण में क्या बनेगा, नाइट्रो उत्पाद बनेगा। फिनोल में OH समूह ऑर्थोपेरा निर्देशी, तो आने वाला NO2 प्लस कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पेरा नाइट्रोफिनोल बन गया। कब? जब हम तनु HNO3 लेते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। अब मैंने यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझो इस बात को, कि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है इसका क्वथनांक कम होता है, इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि दोनों का अनुभाग सेम ही तो है। NO2 की पोजीशन तो अलग है। ये कम क्वथनांक वाला मतलब अधिक वाष्पशील, ये ज्यादा क्वथनांक वाला कम वाष्पशील। कारण क्या है? इसमें पाई जाती इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, मतलब एक ही अणु के दो परमाणु आपस में हाथ बांध के जुड़ जाते हैं, जबकि इसमें पाई जाती इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ जुड़ता है। बस स्पेमिंग करवा लो, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। पहले इतना नोट कर लो, अभी बताता हूं कैसे होती है इसमें एच बॉन्डिंग। हाँ जी, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया हो तो फटाफट थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर पाई जाती है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है। देखो यहां पर कैसे। हाँ जी, ये आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में पाई जाती है इंट्रा। ये कमजोर होती है क्योंकि एक ही अणु में है, ठीक है। और वहां पर अगर मैं बात करूं दूसरे वाले में, ये एक पैरानाइट्रोफिनोल, ये दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल। तो पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होता है बेटा, ये OH और ये NO2 तो पास पास है नहीं, तो होगा क्या कि एक अणु का OH दूसरे अणु के NO2 के साथ एच बॉन्डिंग करेगा, एक अणु का OH दूसरे अणु के NO2 के साथ एच बॉन्डिंग करेगा। दिस इज इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, ये एक ही अणु के अंदर दो परमाणुओं के बीच में। तो ये है आपके पास इंटर।
मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। पेपर में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी में देख लेना। इंटर, दो अलग अलग अणुओं में, इंट्रा एक ही अणु में, ठीक है। ओके, तो ये इंटर, ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंटर ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। मान लो तेज तूफान आ रहा है, मैं अपने ऐसे ही दोनों हाथ बांध करके खड़ा हुआ हूं, ठीक है। ओके, तो मैं तूफान के साथ उड़ जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने अपने साथी दोस्तों के साथ हाथ पकड़ करके खड़े हुए हम, तो फिर ज्यादा अट्रैक्शन होगा हमारे बीच में, ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग होगी, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ओके, तो यहां पर इंटर होती है, यहां पर इंट्रा होती है। दैट्स वाई ये लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। ये मोर वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है। डन। ओके, लेकिन इसी की जगह यहां पर हम नाइट्रीकरण करवा दें नाइट्रिक आरक मिश्रण के द्वारा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। ये हमने देखा, क्लियर। अब यहां पर इसी के अंदर हमने ये देखा जब फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो ये अब यहां पे देखेंगे फिनोल का नाइट्रीकरण, डायरेक्ट लिख लो, ये फिनोल है, इसी का नाइट्रीकरण करवा दिया नाइट्रिक आरक मिश्रण के द्वारा। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण करवा दिया बेटा। तो जो NO2 समूह होता है ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन को सक्रिय कर देता है, जिससे क्या होता है NO2 प्लस बहुत ज्यादा यहां पर एक्टिव हो जाता है ये बेंजीन वाले, और इसको सब जगह पे लगा लेगा, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। ये बन जाएगा आपका पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ओके, एक खास बात इसमें और कि फिनोल के नाइट्रीकरण से हमें पिक्रिक अम्ल तो मिलता है, लेकिन पिक्रिक अम्ल बनाने की ये विधि बेस्ट नहीं है। डाउस प्रक्रम द्वारा आप बढ़िया से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इस विधि में जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक है तो क्या करेगा, ये फिनोल को ऑक्सीकृत कर सकता है, पैराबेंजोक्विनोन भी बन जाता है यहां पर, ठीक है। ओके, इसमें ये लिखेंगे यह पिक्रिक अम्ल बनाने की, ठीक है, उत्तम विधि नहीं होती है क्योंकि इसमें फिनोल भी नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में पैरा बेंजो क्विनोन में परिवर्तित में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये लिख लें बेटा। ओके, तो यहां पर मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि जो अगर नाइट्रीकरण कराते हो आप फिनोल का, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो भी मिलता है। कब? तनु नाइट्रिक अम्ल लेंगे तब। और जब आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे और सांद्र H2SO4 का मिश्रण लेंगे, जिसको नाइट्रिक आरक मिश्रण बोलते हैं, तो आपको पिक्रिक अम्ल मिलता है। और पिक्रिक अम्ल मिलता है, ये बात भी ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट ये मैंने लिखवाया कि यह पिक्रिक अम्ल बनाने का बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, इस फिनोल का ऑक्सीकरण कर देता है। याद है आपको जब हमने फिनोल के भौतिक गुण लिखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिनोल वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी रंग देने लग जाता है, जिसको क्यों? क्योंकि वो बेंजोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, ये पॉइंट आप नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका नाइट्रीकरण। अब इसका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में भी थोड़ा सा यहां पर स्पेशल है कि लोअर टेम्परेचर पर तो ऑर्थो उत्पाद बनता है, हायर टेम्परेचर पर पैरा उत्पाद बनता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? नोट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे इसका सल्फोनीकरण। हेडिंग डाल लेंगे सल्फोनीकरण, हेडिंग डाल लेंगे सल्फोनीकरण, हेडिंग डाल लेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। यस और नो?
यहां पर अभिकर्मक हम क्या लेंगे, सांद्र H2SO4। ओके, तो यहां पर यह है फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, बट कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऑर्थो उत्पाद बनता है। और अगर यही हम करवा दे बेटा H2SO4 के साथ अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पेरा उत्पाद बन जाता है। ठीक है, सल्फोनीकरण ही हो रहा है, ये फिनोल है, फिनोल का सल्फोनीकरण ही हो रहा है, लोअर टेम्परेचर पर बनता है ऑर्थो उत्पाद। तो यहां पर प्राप्त होगा OH। सल्फोनीकरण में क्या जुड़ता है, सल्फोनिक समूह, तो यहां पर आ जाएगा सल्फोनिक समूह। ओके, और यहां पर हायर टेम्परेचर में मिलता है आपको पेरा उत्पाद, यहां पर आएगा आपका सल्फोनिक समूह। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, यह है बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक समूह, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जो कि ज्यादा वरीयता वाला समूह है OH के मुकाबले, तो OH प्रतिस्थापी हो जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये हो जाएगा आपका पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है मामला। तो यहां पर सल्फोनीकरण भी आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने हेलोजनीकरण देख लिया, हमने नाइट्रीकरण देख लिया, हमने सल्फोनीकरण देख लिया। नाइट्रीकरण भी स्पेशल था, हेलोजनीकरण भी स्पेशल था, सल्फोनीकरण भी लिटिल बिट स्पेशल है। डन। ओके, एकदम सिंपल है, एकदम सरल है, कोई ऐसा ज्यादा आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इनमें। डन है। ओके, अब देखो अगला फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, अगला फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, अगला फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमने एल्किलीकरण पढ़ा था, जिसमें एल्किल हैलाइड लिया था, और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण में हमने एसिटिल क्लोराइड लिया था। सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम देखें फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, ओके, तो इसमें हमने रिएजेंट क्या लिया था दोस्तों, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। इसमें हमने अभिकर्मक लिया था मेथिल क्लोराइड प्लस निर्जल AlCl3, वही है मेथिल क्लोराइड प्लस निर्जल AlCl3। इसकी उपस्थिति में CH3 बेंजीन वाले पे जुड़ता था, याद करो सेम वही है। मैं इसके दो पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है। ओहो आनंद, चल गई है क्लास, चल गई है बेटा, चल गई है, चल गई है। ठीक है, पता नहीं आज क्या हो रहा है यार। ठीक है, ओके। तो जब हम यहां पर एल्किलीकरण करवाते थे तो मेथिल क्लोराइड प्लस निर्जल AlCl3 ले लेते थे, जिससे क्या बनेगा, ऑर्थो और पेरा स्थिति पर मेथिल समूह लग जाएगा। तो यहां पर जब हम फिनोल लेंगे, फिनोल लेंगे और फिनोल का हम करवा देंगे मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां से CH3 प्लस निकलेगा, जो ऑर्थो और पेरा स्थिति पे जाके जुड़ जाएगा, ऑर्थो क्रिसोल और पेरा क्रिसोल बन जाएगा। ये ऑर्थो क्रिसोल एंड दिस इज योर पेरा क्रिसोल। पेरा क्रिसोल बन जाएगा दोस्तों। अरे यार फिर रुक गई।
हेलो हेलो, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। हेलो 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 हेलो। पता नहीं आज यार क्या हो रहा है इसमें, रिचार्ज खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ जी, रिचार्ज खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, रिचार्ज करवाना पड़ेगा पैकेज। रिचार्ज खत्म हो गया बेटा, क्या करें। ओके, तो ये है एल्किलीकरण। अब देखो ध्यान से इसका एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण में अभिकर्मक क्या लेंगे यहां पर, अभिकर्मक। एसिलीकरण में आप एसिटिल क्लोराइड ले लो या एनहाइड्राइड ले लो, एसिटिल क्लोराइड ले लो या एनहाइड्राइड ले लो, ठीक है। CH3COCl प्लस निर्जल AlCl3 ले लो, या आप यहां पर CH3COOCOCH3 ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस निर्जल AlCl3 ले लो, ठीक है दोस्तों, ये ले लो। अभिकर्मक के रूप में क्या ले लो, एसिटिल क्लोराइड ले लो या प्लस निर्जल AlCl3 ले लो, या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो प्लस निर्जल AlCl3 ले लो। सेम वही अभिक्रिया है जो हमने हेलोबेंजीन में पढ़ा था। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया किसी भी एक के साथ करवा दे रहा हूं मैं। एसिटिल क्लोराइड ले लिया CH3COCl, बट निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 लेंगे तो ही यहां पर बेंजीन वलय पर अभिक्रिया होगी, ऑर्थो पैरा उत्पाद बनेगा। अदरवाइज यहां पर सिंपल ये H और यहां से Cl एसिलीकरण हो जाएगा, जो नॉर्मल वाला होता है, जो नॉर्मल वाला एसिलीकरण होता है वो हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। अरे अभी चल रही है क्लास दोस्तों, ठीक है। यहां पर ये फिनोल है, फिनोल एसिटिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 लिया। अगर ये नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूं आप गलत कर देंगे, एस्टर बना देंगे, ध्यान रखना। अगर ये है तो ही ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेगा, ध्यान रखना यहां पर। ओके, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो OH और यहां से Cl निकलेगा और ऑर्थो पे जुड़ जाएगा COCH3 और पैरा पे जुड़ जाएगा COCH3। ऑर्थो ये एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनोन कहलाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्स एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्स एसिटोफिनोन, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। देखो, जब हम फिनोल का एसिलीकरण करवाते हैं तो ध्यान रखना निर्जल AlCl3 होना चाहिए दोस्तों। अगर निर्जल AlCl3 नहीं है तो एसिलीकरण तो होता है, यहां से H यहां से Cl जाता था, याद करो, अम्लीय अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इनकी उपस्थिति में ESR अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस नहीं बेंजीन वलय पर अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, डन। तो ये था फ्रीडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, ये था फ्रीडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। एक बार थम्स अप दे देना, नोट कर लिया हो तो। और आज बेटा पता नहीं क्या इशू आ रहा है यार, जिससे ना तुम्हारा देखने का मतलब माहौल खराब हो रहा है, एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। ओके, हाँ जी। तो फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, एल्किलीकरण और एसिलीकरण आई होप दोनों को समझ में आई होगी। ओके, अब आगे देखो यहां पर हाइड्रोजनीकरण, हेडिंग डाल ले बेटा, हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि फिनोल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो क्या बनेगा। ओके, एकदम सिंपल है। अगर हम फिनोल ले लें और फिनोल का हाइड्रोजनीकरण करा दें, 3 पाइबंद है, तीनों के तीनों पाइबंद तोड़ दो, निकल धातु कोई भी धातु ले लो, गर्म कर दो, ये पाइबंद टूट जाएंगे, HH लग जाएंगे,
साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। फिनोल का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से अभिक्रिया है, लप्पू सी। फिनोल का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त होता है। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, ये पाईबंद ये पाईबंद ये पाईबंद टूट जाएगा, वहां पे H जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, ये नोट कर लिया हो, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया हो, आगे बढ़ेंगे। कोई ज्यादा इंपोर्टेंट था नहीं बेटा ये। ओके, अब इसके बाद देखेंगे फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये है थोड़ी सी ठीक ठाक। ओके, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फ्रिस पुनर्विन्यास क्या होता है? देखो, जब हम फिनोल का एसिलीकरण करवाए थे अम्लीय वाला, तो आपको फेनिल एसिटेट मिला था। उसी को अगर आप निर्जल HCl3 के साथ अभिक्रिया करवा दो तो फिर वो क्या कर देता है, आपका ऑर्थो और पेरा उत्पाद बना देता है। मैं बताता हूं, देखो। हाँ जी, जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो फेनिल, सामान्य नाम लिख रहा हूं, फेनिल एसिटेट प्राप्त होता है। फेनिल एसिटेट प्राप्त होता है जिसे निर्जल HCl3 के साथ अभिकृत कराने पर पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो एवं पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। ऑर्थो एवं पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। कोई ज्यादा खास नहीं है। हमने जब फिनोल का एसिलीकरण करवाया था दोस्तों, तो उसमें हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, तो वहां पे एस्टर बना था। देखेंगे आप तो एस्टर बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसी को अगर हम फिर आगे चल करके निर्जल HCl3 के साथ अभिकृत करवा देते हैं तो वही रीअरेंज होकर के आपके ऑर्थो और पेरा एसिटोफिनोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या यार, हेलो 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 हेलो। अभी चल गई बेटा, अभी चल गई क्लास, अभी चल गई है, फाइनली वापस से चल गई है। ठीक है, आज पता नहीं ये वेंटिलेटर पर है। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, जब हमने फिनोल की अभिक्रिया करवाया करते थे एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। ओके, अच्छा, जब हम एसिलीकरण करवाते हैं ना, तो ये अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। इसका एक अलग सीन है। ठीक है, ओके। यहां पर पिरिडीन होता है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहां पर होता क्या था, वहां पर जो पहली वाली अभिक्रिया थी, यहां से निकलता था H, यहां से निकलता था Cl, HCl अलग हो जाता था और उस HCl को ये पिरिडीन उदासीन कर देती थी ताकि ये वापस से पलट करके अभिक्रिया ना कर सके। इस वजह से यहां पर पिरिडीन लेते थे। अच्छा चलो ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा COCH3,
तो फेनिल और 2 कार्बन वाला बन जाएगा ये एस्टर, फेनिल एसीटेट। इसका नाम है दोस्तों फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट ये बनता है। और यही फेनिल एसीटेट रीअरेंज होता है, ये फिनोल और एसिटिल क्लोराइड, यहां पर बन गया आपके फेनिल एसीटेट जो हमने पहले पढ़ाया है। ओके, अब यही फेनिल एसीटेट क्या होता है, रीअरेंज होता है। कब? जब इसको निर्जल AlCl3 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। यही आपका फेनिल एसीटेट ऑर्थो और पेरा, ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा ऊपर जाएगा, पेरा से हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह जाएगा। यही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर के आपको दे देता है ऑर्थो। यहां से H निकल करके यहां चला जाता है, यहां आ जाता है COCH3, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। वो तो बढ़िया है, आज टॉपिक सिंपल चल रहा है, तो नेटवर्क इशू आ भी रहा होगा तो भी आप आराम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि मुझे ही पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, बार बार नेट का इशू आ रहा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, दिस वन पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। हेलो, 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 हेलो। खुला रहने दे गेट, क्यों लगा रहा है गेट? या 4 बार 5 बार हो गया ये। हेलो, 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 हेलो। देखो यार, अब चालू हो गई होगी। हेलो बेटा, रिचार्ज करवा लिया हमने, अब ठीक हो जाएगी। हेलो, 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 हेलो। बेटा रिचार्ज करवा लिया मैंने, चल रही है क्लास। हेलो, 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 हेलो। चल गई है भाई दोस्तों, चल गई है क्लास। फाइनली आपकी क्लास चल गई है। ओके, चल गई है, अब चल गई भाई, चल गई क्लास, चल गई है बेटा दोस्त, आपकी क्लास चल गई है फाइनली। अरे भाई चल गई, रुक जाओ ना। हाँ जी यार, फ्लो तो मेरा भी खराब हो रहा है ना भाई, क्या करूं।
क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? कुछ नहीं पढ़ाया, जो ये वो पिछले वाले। हाँ जी, ये नोट कर लिया था क्या आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये नोट कर लिया बेटा आपने? ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया था क्या? एक बार देखो, मैं फटाफट से यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अच्छे सारी बातें क्लियर करवा देता हूँ, हर एक बात को यहाँ पर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को दिख जाता है यहाँ से क्लास चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है? ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, हाइड्रोजनीकरण में तो मैंने आपको ये बताया था कि यार फिनोल का आप हाइड्रोजनीकरण करवाओगे, साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। और फ्रिस पुनर्विन्यास क्या होता है? फ्रिस पुनर्विन्यास, जो हमने फिनोल का एसिलीकरण किया था और उससे क्या बनाया था? एस्टर बनाया था। याद करो, जब फिनोल की हमने अम्लीय प्रकृति वाली अभिक्रिया देखी थी, उसी अभिक्रिया के अंदर अगर हम आगे चल करके उसको बनने वाले एस्टर को अगर हम निर्जल AlCl3 के साथ अभिकृत करवा दे, तो निर्जल AlCl3 समावयवीकरण कर देता है और उससे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी उत्पाद में वो कन्वर्ट कर देता है। यहां से H निकल करके यहां चला जाएगा, यहां से H निकल करके यहां चला जाएगा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन जाता है। यही है फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, यही है आपकी फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो ये आपको यहां पर नोट कर लेना है। ओके, कोई ज्यादा यहां पर इतना हार्ड नहीं है, बस सिंपल सी ये चीजें हैं जो कि आपको यहां पर देखनी है। आज का लेक्चर वैसे ही बहुत सिंपल है, तो अगर इसमें नेटवर्क का फ्लो बिगड़ता भी तो भी आप समझ लेंगे, ठीक है? ओके, ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा भी एक भी टॉपिक नहीं है जो कि आपको लगेगा यार ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा है तो ये अभिक्रियाएं आपको आसानी से आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो। हाँ, वो नेटवर्क बिगड़ रहा है बेटा, उससे मेरा भी फ्लो बिगड़ रहा है पढ़ाने का, और आपका भी कहीं ना कहीं बार बार सर क्या चल रहा है ये, इससे बढ़िया तो बंद करके बैठ जाता हूं ना, ठीक है? ओके, इतना हो गया। ये था फ्रिस पुनर्विन्यास, ये था फ्रिस पुनर्विन्यास। नोट कर लिया? नोट कर लिया यहां तक? एक बार मेरे को ये बता दो कि हाँ सर ये हमने नोट कर लिया। जैसे तैसे अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? ओके, डन। अब इसके बाद आती है इसकी युग्मन अभिक्रिया, कि फिनोल के अंदर कपलिंग रिएक्शन भी होती है। फिनोल युग्मन अभिक्रिया भी देता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ, फिनोल की युग्मन अभिक्रिया। अब हेडिंग डाल लेना, फिनोल की युग्मन अभिक्रिया। बेंजीन वलय की जो हेलोजनीकरण में ब्रोमीनीकरण हमने देखा, नाइट्रीकरण देखा, सल्फोनीकरण देखा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण देखा, वो खत्म। अब आती है अगली अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कि जिसमें फिनोल किसी दूसरे कंपाउंड के साथ युग्मित होकर के एक नया यौगिक बनाएगा। तो युग्मन अभिक्रिया, जैसे कि जब फिनोल की अभिक्रिया बीडीसी के साथ करवाई जाती है, जब फिनोल की अभिक्रिया बीडीसी के साथ करवाई जाती है क्षारीय माध्यम में, क्योंकि फिनोल अम्लीय होती है, तो वहां पर ये अपना पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके वो बीडीसी के साथ कंबाइन होकर के एक योगात्मक उत्पाद बनाता है, जो कि एक तरह का रंजक होता है, कलर डाई होती है ऑरेंज रंग की। हाँ जी, देखो ध्यान से, यहां पर एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, हेडिंग डाल लो, युग्मन अभिक्रियाएं। इसमें लिखिएगा फिनोल क्षारीय विलयन की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अर्थात बीडीसी के साथ कंबाइन होकर के बेटा क्या बनाता है? एक डाई बनाता है, जिसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। देखो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये जो फिनोल है आपका दोस्तों, ऐसे बनाना, ये जो आपका फिनोल है, ये फिनोल किसके साथ? बीडीसी के साथ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। बीडीसी ऐसे में बता रहा हूं, ये आपका बीडीसी। तो इसका क्या होता है? फिनोल का पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन किसमें? एसिडिक क्षारीय माध्यम में NaOH की उपस्थिति में। जो फिनोल है, फिनोल में OH समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, तो वो क्या करता है? बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। ओके, तो यहां वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले Cl के साथ अलग होता है, ठीक? HCl निकल जाता है, और HCl निकलने के बाद एक कलर डाई बनती है, डाई, जो कि फूड कलरिंग में इस्तेमाल होती है। अलग अलग तरह के मतलब जो
फूड कलर होते हैं उनको बनाने में वो इस्तेमाल की जाती है, खाद्य रंग। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये OH समूह, ये एक बेंजीन और इसकी पैरा स्थिति पे जुड़ गया N डबल बॉन्ड N, और इधर ये दूसरी बेंजीन, और दोनों बेंजीन के बीच में आ गया N2 समूह। इस N2 को कहा जाता है डाईएजो। ये डाईएजो, इसके सापेक्ष पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है OH समूह, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये कंपाउंड है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बन जाता है। किससे बना है, फिनोल से। फिनोल, ओल, O4 ऑरेंज, नारंगी रंग की डाई होती है। O4 ऑरेंज, याद रख लेना, O4 ऑरेंज, फिनोल, ओल, O4 ऑरेंज, ऑरेंज रंग की ये डाई होती है। एनिलीन में पीले रंग की डाई बनती है, यहां ऑरेंज रंग की डाई बनती है। यह है युग्मन अभिक्रिया BDC के साथ। तो दोस्तों जब फिनोल की अभिक्रिया BDC के साथ होती है तो यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है, जो कि कलर्ड डाई होती है, फूड कलरिंग में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जो कि नारंगी रंग की डाई होती है। यह है युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। ये समझ में आई। जब फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, BDC के साथ, तो इसका सीएल इसका पैरा वाला हाइड्रोजन लेकर के चला जाता है क्षारीय माध्यम में और क्या बनाता है, यहाँ पर नारंगी रंग की डाई बनाता है। यह है युग्मन अभिक्रिया। अब इसी के अंदर अगर फिनोल की अभिक्रिया अगर हम करवा दे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ, तो वहां पे फिनोफ्थेलीन बनता है। देखो ये वाली अभिक्रिया नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखो अगली अभिक्रिया, ये स्पेशल, पहले लिख लो आप। फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से युग्मित होकर एक रंजक फिनोफ्थेलीन बनाता है, जिसका सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, देखना, ये फिनोल है, कहीं भी लगा दो H, फिनोल फिनोल ही रहेगा, ठीक। अच्छा यहीं पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं ऐसे बना देता हूं, ये थैलिक एनहाइड्राइड मैंने बना दिया, ये आपका थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, ये मैंने बना दिया। अब ये थैलिक एनहाइड्राइड जब फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है तो फिनोल के 2 मोल, ध्यान रखना, फिनोल के 2 मोल, एक और एक, ये 2, ये फिनोल के 2 मोल, और कौन सा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये फिनोफ्थेलीन, ये फिनोल, इसके दोनों हाइड्रोजन CO वाले ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाते हैं H2O के रूप में। तो अब यहां पर क्या बचा, ये फिनोल, ये दूसरी फिनोल, ओके। अब यहां पर जो ये कार्बन था डबल बॉन्डेड, ये कार्बन डबल बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन की 2 संयोजकताएं मुक्त हो गई, ये एक इसके साथ एक इसके साथ जुड़ जाएगी, ये है फिनोफ्थेलीन। देखो ध्यान से, इस कार्बन की दोनों संयोजकताएं टूट गई, इस डबल बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन के 2 बंध फ्री, एक बंध इस कार्बन से, एक बंध इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ओके, बाकी एज इट इज। ये है आपके पास फिनोफ्थेलीन, इसको बोलते हैं बेटा फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन, जो कि एक क्या होता है, सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, और इसका काम क्या है, अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन होता है ये, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है।
आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, फिनोफ्थलीन अम्ल क्षार सूचक होता है, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग। ये है फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो जब हम थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाते हैं बेटा, तो यहां पर फिनोल के पेरा स्थिति वाले हाइड्रोजन निकलकर और इस कार्बन के साथ यहां से ऑक्सीजन निकलता है, यहां से HH निकलता है, H2 निकल जाता है, ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। ठीक है, जो कि सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक कलर ये शो करता है। ये आपका फिनोफ्थलीन। ठीक है, नोट कर लिया इसको, ये आपका फिनोफ्थलीन। बिल्कुल बेसिक अभिक्रिया चल रही है आज, कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा मेरे को बताना पड़े। ऐसा है कि मतलब हाँ, अगर हम एक बार आप पढ़ा दोगे ना, हम तब भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओ। ये ऐसी अभिक्रियाएं एक बार मैंने समझा दिया, बाकी तो समझनी ही है, याद करना ही, वो वाली चीजें है। ऐसा कुछ नहीं जिसमें एक्स्ट्रा समझने वाली चीजें लगे, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। अब अगली बात, लेडरर मानासे अभिक्रिया। लेडरर मानासे अभिक्रिया, हेडिंग डाल लो दोस्तों, लेडरर मानासे अभिक्रिया, लेडरर मानासे अभिक्रिया, लेडरर मानासे अभिक्रिया, लेडरर मनासे अभिक्रिया। ठीक है, इसमें बेकेलाइट का निर्माण होता है, बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट का निर्माण, लेडरर मानासे अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है, फिनोल की अभिक्रिया आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाओ। जब हम फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो मेरे को दो उत्पाद बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पेरा, जिनका पुनः फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा दो तो हमारा बनता है एक बहुलक, तिर्यक जालक बहुलक, जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। बहुलक वाले चैप्टर में कोई ड्रॉपर होगा तो उसने पढ़ा होगा, तुम में से कोई ड्रॉपर है, अधिकांश बच्चे ड्रॉपर हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, इसमें लिख लो, जब फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया HCHO, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो एवं पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, मेथिल फिनोल प्राप्त होता है, जिनकी पुनः फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, मतलब संगनन अभिक्रिया कराते हैं इसमें, अभिक्रिया कराने पर तिर्यक जालक बहुलक बेकेलाइट प्राप्त होता है। तिर्यक जालक बहुलक बेकेलाइट प्राप्त होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ओके, फिनोल लो, फॉर्मेल्डिहाइड दो, अभिक्रिया कराओ। तो देखो दोस्तों, ये है मेरा फिनोल, ये है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से H और यहां से H, यहां पे भी H है, यहां पे भी H है। ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसने बेंजीन पे जुड़ेगा, CH2 बेंजीन पे जुड़ेगा, O माइनस बचेगा, H निकल करके वहां जुड़ जाएगा। देखो दोस्तों, ये OH है ही सही, ये बॉन्ड, ये CH2 पॉजिटिव बेंजीन पे जुड़ा, CH2, ये O माइनस था, वो H निकल करके वहां चला गया, OH हो गया, CH2OH। समझ में आया? तो यहां पर ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ गया, हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ गया, हाइड्रोक्सी मेथिल जुड़ गया ऑर्थो स्थिति पर। ठीक है, हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। ठीक है, ओके। सिमिलरली यही पेरा पर भी पॉसिबल हो सकता है, यही पेरा पर भी पॉसिबल हो सकता है। CH2 O माइनस होता,
OH हो जाएगा। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, और ये है दोस्तों पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, ये है पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। ये जैसे ही बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहां धनावेश बनेगा ना, ये बेंजीन वाले के ऊपर अटैक करेगा ऑर्थो या पेरा पर, तो ये हमारे पास बन गया। अब इस बनने वाले कंपाउंड्स का अगर हम इनका दोबारा से क्या करवा दे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा दे, तो एक तिर्यक जालक बहुलक बनता है। हाँ जी, ये इतना समझ में आया। आप फिनोल के अणु लो, फॉर्मेल्डिहाइड लो, आपने ये बना लिया। अगर आप इनका जब बहुलीकरण कराएंगे तो बहुलीकरण में तो बहुत सारे अणु इस्तेमाल होंगे। इतना एक बार नोट कर लो, बढ़िया से अच्छे से आप समझ लेंगे। अभी एक बार लिख लो इसको। हाँ जी, नोट कर लिया। अभी तो चल रही है दोस्त क्लास, अभी नहीं रुक रही है क्लास, ठीक है। लाल पीला होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नेटवर्क का ना तो तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। ये फिनोल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहां पर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बन गया, ये पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल हो गया। अब अगर हम इसका बहुलीकरण करवा दें तो बहुलीकरण में ये है मेरे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, और ये है मेरा पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। अगर मैं इसके साथ क्या करवा दूं, HCHO की अगेन अभिक्रिया करा दूं और बोल दूं बहुलीकरण। बहुलीकरण मतलब इसके ही बहुत सारे अणु, इसके ही बहुत सारे अणु, इसके ही बहुत सारे अणु आपस में हम जोड़ देंगे, तो होगा क्या दोस्तों, देखिएगा। ये OH इधर था CH2OH, तो ये CH2H इधर के जो इसके ऑर्थो वाले H, और यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, H2 निकल जाएगा, ये दोनों के बीच में आ जाएगा CH2। सेम दूसरी वलय का इधर CH2, इधर ये चेन आगे बढ़ती जाएगी, सेम इधर ये CH2 इधर आगे। और जब हम देखो यहां पे पेरा पर CH2OH है, CH2H है, तो ऐसे ही जब हम बहुलीकरण करवाएंगे तो CH2H इस पे यहां लग जाएगा, इस पे यहां लग जाएगा, और ये फैलता जाएगा। इसमें एक CH2 यहां आएगा, जो सामने वाले इसका उल्टा कर दो, ये एक वलय तो सीधी, एक वलय उल्टी, एक परत बिल्कुल सीधी, एक परत बिल्कुल उल्टी। ये फिनोल, ये CH2, ये CH2, उल्टा कर दो पहली वाली परत को, ये पहली परत सीधी, दूसरी परत उल्टी, इसको आपस में CH2 से जोड़ दो। ये बन गया आपका तिर्यक जालक्रम बहुलक। इसके N अणु रिपीट हो रहे हैं, यही आपका बेकेलाइट। ये है आपके पास एक लेयर, ये है दूसरी लेयर। इस पहली लेयर को उल्टा कर दो, इसमें OH ऊपर थे, इसमें नीचे कर दो, तो ये एक लेयर ऐसे ही आगे चलती जाएगी, वैसे ही उसके पैरेलल में एक लेयर ऐसे नहीं चलती जाएगी और एक बहुलक बनाएगी, ठीक है। इसके N अणु ले लो आप चाहो तो, इनके भी N अणु, इनके भी N अणु ले लो, ये बन जाएगा आपका तिर्यक जालक्रम बहुलक, जिसको बोलते हैं बेकेलाइट, जो कि एक पॉलीमर है। प्लास्टिक की बोतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ओके, नोट कर लो। तो उसमें भी फिनोल काम आता है। बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है, ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ बहुलक इसको कहा जाता है, जो कि एक ताप दृढ़ बहुलक है, दृढ़ बहुलक है। ठीक है, ओके। ताप दृढ़ बहुलक इसका नाम है, जो कि तिर्यक जालक बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है। बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है, यहां पर तिर्यक जालक्रम पाए जाते हैं, ओके। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, लेडरर मानेसा में बेकेलाइट का निर्माण होता है। ये होता क्या है, जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो और पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनता है,
ओके जब इनका वापस से बहुलीकरण करवा देंगे फिनोल के इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें एक तिर्यक जालक्रम बहुलक प्राप्त होता है जिसी का नाम होता है बेकेलाइट। क्लियर है दोस्तों? तो ये बातें हमने देखी, इस बात को हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आता है फिनोल का ऑक्सीकरण। अगर फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या बनता है? तो यहां पर वैसे तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन देखो कुछ पॉइंट और है जो मैं बता सकूं आपको। फिनोल का ऑक्सीकरण, अगला हेडिंग डाल लो, फिनोल का ऑक्सीकरण। छोटी छोटी चीजें, खत्म हो गया है हमारा टॉपिक, ये खत्म हो गया है, तो पढ़ लो अच्छे से इसको। हाँ जी, फिनोल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अगर फिनोल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनता है? देखो यह है फिनोल। अगर फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाए वायु की उपस्थिति में तो ये क्या बना लेता है? बेंजोक्विनोल बना लेता है। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑक्सीकरण करवा दिया जाए बेटा K2H2O8, ये परसल्फेट है, इसको बोलते हैं एल्बस परसल्फेट। एल्बस परसल्फेट, तो इसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीकरण होता है K2H2O8, ठीक है, ये तो हम जानते ही है कि फिनोल ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन बनाता है। ठीक है, और एल्बस परसल्फेट K2H2O8 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर यह बना लेता है हाइड्रोक्सीक्विनोल। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्विनोल या हाइड्रोक्विनोल। ये फिनोल का अगर ऑक्सीकरण वायु की प्रेजेंस में हो जाए तो यहां पर बनता है पैराबेंजोक्विनोन, और अगर यहां पर एल्बस परसल्फेट की उपस्थिति में करवाया जाए तो बन जाता है आपका ये। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर इसकी संरचना कैसी होगी, तो देखो मैं बता देता हूं। यहाँ H2 लगा दो, पोटेशियम हटा के H लगा दो, H2H2O8 मार्शल एसिड। ठीक है, कुछ को तो पता होगा मार्शल एसिड क्या होता है। डबल बॉन्ड O, बीच में परोक्सी बन जाता है इसमें। ओके, 2 H हटाए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इस पे एक पे पोटेशियम इधर लगा दो, एक पे पोटेशियम इधर लगा दो। ये है बेटा परसल्फेट, एल्बस परसल्फेट। ठीक है, अगर यहाँ H होता तो H2H2O8 हो जाता, जिसका नाम होता है मार्शल एसिड। ठीक है, मैं पी ब्लॉक में इनको पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। डन है दोस्तों ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण एकदम क्लियर है आपके माइंड में? हाँ जी, एक लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है, फिर फिनोल खत्म। ओके, हाँ जी, तो ये देखो फिनोल का युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में फिनोल को बीडीसी के साथ अभिकृत करवाए क्षारीय माध्यम में, तो हमारे एक एजो यौगिक बनता है जो कि एक रंग डाई होती है, कलर्ड डाई होती है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिनोल O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज रंग की डाई होती है ये। फिर यहाँ पर इसको हमें फेनोफ्थेलिन बनाना है। फेनोफ्थेलिन कैसे बनाते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करा दो, फिनोल के 2 अणु ले लो, डबल बॉन्ड वाला O हटा दो, इसके 2 पैरा स्थिति वाले हाइड्रोजन ले लो उनके साथ, और ये बन जाएगा आपका फिनोफ्थेलिन, जो कि एक सूचक होता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। फिर उसके बाद लेडरमाना से हमने पढ़ा, जिसमें क्या होता है फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं, फिर वापस से इनको फिनोल के साथ भिड़ा दो, आपके पास बन जाएगा बेकेलाइट, तिर्यक जालक्रम बहुलक। ओके, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो नॉर्मल केस में तो पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है और अगर आप यहाँ पे पोटेशियम पर सल्फेट लेते हैं या एल्बस पर सल्फेट लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाइड्रोक्सीक्विनोल। डन डन। अब लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, ये एक परीक्षण और है। वैसे हमने फिनोल के बहुत सारे परीक्षण देख लिए हैं, जैसे कि फिनोल का फेरिक क्लोराइड वाला परीक्षण, फिनोल की अभिक्रिया Br2 ब्रोमीन जल के साथ करा दो, एल्कोहल नहीं देता वो अभिक्रिया, वो एक परीक्षण हो गया। ठीक है, अब यहां पर लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण में होता क्या है दोस्तों कि फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 के साथ, पूरा टेस्ट है ये। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 के साथ।
NONO2 के साथ करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं, जिससे वो पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनाता है, जो कि रीअरेंज हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में जब उसकी वापस से फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, एक लाल रंग का कंपाउंड बनाता है, जो कि क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। यही लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट होता है। देखो पहले इसमें मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूं, एकदम बहुत सिंपल है। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, हाँ जी ठीक है। फिनोल लिखो, फिनोल NaNO2, NaNO2 पूरा का पूरा, इसमें जो जो केमिकल इस्तेमाल होता है उनके बारे में बता देता हूं। यही आपकी POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हर एक चैप्टर में साथ के साथ पढ़ते जाएंगे ताकि आपको लास्ट में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिनोल सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कर पैरा नाइट्रोसोफिनोल देता है, जो पुनर्विन्यासित होकर अम्लीय माध्यम में पुनः फिनोल से क्रिया कर इंडोफिनोल लाल रंग, इंडोफिनोल देता है, जो कि क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है, यही लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है, नाइट्रोसो परीक्षण है। लिख लेना बेटा, ठीक है। यही लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है, एकदम सिंपल है। देखो ये है हमारे पास फिनोल की अभिक्रिया कराई NaNO2 के साथ, NaO डबल बॉन्ड NO, ये तो यहां से ये O माइनस अलग होगा, NO पॉजिटिव आएगा, ये पैरा पे लगता है, पैरा उत्पाद मुख्य, हाँ जी ऐसे ही बनाना, ठीक है। यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना दोस्तों, यहाँ OH और यहां पर आता है आपके N डबल बॉन्ड O। अब देखो दोस्तों, इसमें पहले रीअरेंजमेंट होता है। यह है आपके पैरा नाइट्रोसोफिनोल, ये है पैरा नाइट्रोसोफिनोल, ओके। अब ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। होता क्या है, फिनोल एसिडिक है, तो एसिडिक है तो अपना H+ आयन त्याग सकता है, एसिडिक है H+ आयन निकल गया। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, ये अनुनाद दर्शाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां, और ये यहां चला जाएगा। बहुत सारे झोल होंगे इसमें। होता क्या है, अनुनाद द्वारा ये H+ शिफ्ट होता यहां चला जाता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। उससे यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा, ये नेगेटिव यहां और ये नेगेटिव फिर यहां, और फिर ये वाला नेगेटिव यहां आकर के यहां डबल बॉन्ड बना देता है, यहां O और यहां आ जाता है H। इस तरीके से इसमें रीअरेंज हो जाता है। और यह कंपाउंड एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ताकि एसिडिक मीडियम से H+ प्राप्त करके यहां से H2O निकल जाए, एसिडिक मीडियम में यहां से H2O निकल जाए। एसिडिक मीडियम में यह किसके साथ रिएक्ट करता है, फिनोल के साथ रिएक्ट करता है, फिनोल। और फिनोल का फिर क्या, ये जो पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन है उसके साथ ये कंबाइन होता है। ये इतना हिस्सा, बाकी सब निकल गया, ये हिस्सा बचा
ये हिस्सा बचा, यहां से OH, यहां से H, बाकी सब निकल जाते हैं और फिर यहां पर ये फिनोल के साथ कंबाइन हो जाता है। ये फिनोल, इधर तो कुछ नहीं, ये फिनोल है। ओके, ये कंपाउंड है आपका इंडोफिनोल, इसको बोलते हैं इंडोफिनोल। इंडोफिनोल जो कि लाल रंग की होती है, जो कि कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और जैसे इसको हम क्षार में मिलाते हैं, जैसे इसको हम मिलाते हैं NaOH में, ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, Na+ निकल जाएगा, लवण बना देगा और ये देती है फिर आपका नीला रंग। ये इसका परीक्षण है। तो हमने फिनोल लिया, NaNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई, पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनाया, पैरा नाइट्रोसोफिनोल में रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, इसको एसिडिक मीडियम में फिनोल के साथ अभिकृत करवाया, इंडोफिनोल बनाया। इंडोफिनोल रेड कलर का होता है, क्षार में डालते हैं वो नीला रंग दे देता है। यह है लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण फिनोल के लिए। ओके, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, बढ़िया से अच्छे से, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन क्लियर कर लेना। ओके, ये था आपके फिनोल के बारे में कुछ खास बातें, ये थी आपके फिनोल के बारे में कुछ खास बातें। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। तो आज मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार सही सिरे से मैं इनको खत्म कर देता हूं, एकदम सिंपल सी चीजें थी। ओके, आज हमने बहुत ही सिंपल बेंजीन वलय की अभिक्रिया देखी। तो फिनोल में जो OH समूह होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो या पैरा स्थिति पे जोड़ेगा। ओके, सक्रियकारी समूह है। तो हमने ब्रोमीनीकरण देखा, तो ब्रोमीनीकरण में जो Br पॉजिटिव है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ सकता है, कब, जब CCl4, क्लोरोफोम या फिर कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाए, इन विलायकों की उपस्थिति में ऑर्थो और पैरा बनता है। लेकिन अगर यही कर दिया जाए ब्रोमीन जल के साथ, तो यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। फिनोल का परीक्षण है ये। फिर यहां पर देखा हमने नाइट्रीकरण, तो डाइल्यूट के साथ ऑर्थो पैरा उत्पाद बनता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा में भी बहुत सारी पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया, ध्यान रखने हैं। और अगर यही हमने करवा दिया नाइट्रिक कारक मिश्रण की उपस्थिति में नाइट्रीकरण, तो यहां पर हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जो कि पिक्रिक अम्ल होता है। सल्फोनीकरण में टेम्परेचर जोन, अलग अलग टेम्परेचर जोन पे ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण एज इट इज, जैसी हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ी थी वैसे ही, ये भी एज इट इज वैसे ही जैसे हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ी थी वैसी। ओके, हाइड्रोजनीकरण में साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। फ्रिस पुनर्विन्यास जो हमने देखा था नॉर्मल एसिलीकरण, उससे क्या बना, पहले फेनिल एसीटेट बना। पिरिडीन क्या काम करती है, इस HCl को अभिकृत करके खत्म करती है, ताकि ये HCl यहां बचा ना रहे और इन दोनों में वापस अभिक्रिया होकर के ये ना बन जाए, ठीक है। ओके, और फिर जब इसकी निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये समावेवीकरण भी करवाता है। कक्षा 11वीं में एल्केन का समावेवीकरण कराने में इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से ये हाइड्रोजन निकलते हैं, इधर चले जाएंगे, SCO-CH3 नीचे आ जाएगा ऑर्थो पैरा स्थिति पर। युग्मन अभिक्रिया ये बन गया, यहां पर फिनोक्सिलीन बन गया, यहां पर ये बन गया आपका बेकेलाइट बन गया, ये ऑक्सीडेशन ऐसे हो गया, ये लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ये हो गया। डन हो गया मामला, एकदम क्लियर है। अब आप क्या करें, एक पेज छोड़ दें। अब आप एक पेज छोड़ दें जिसमें ये चीजें लिख लेना, एक पेज छोड़ दें जिसमें ये चीजें लिख लेना, एक पेज छोड़ दें जिसमें ये चीजें लिख लेना कि एल्कोहल और फिनोल में क्या अंतर है, ये हमको पता है, ठीक है, कि यार अगर आपको जरूरत पड़े तो ये पॉइंट उसमें मेंशन कर लेना। एक पेज छोड़ देना जिसमें ये पॉइंट आपको अगर लगे तो लिख लेना। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण फिनोल एलिफेटिक एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। फिनोल FeCl3 के साथ बैंगनी रंग देता है, जबकि एलिफेटिक एल्कोहल नहीं देता। फिनोल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है, जबकि एल्कोहल नहीं बनाता। फिनोल ऑक्सीकृत होकर के क्विनोन बनाता है, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, ठीक है। ओके, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। ओके, फिनोल के उपयोग साबुन और लोशन में एंटीसेप्टिक, ठीक है। ओके, प्रतिरोधी गुण इसमें पाए जाते हैं। डिटोल के अंदर लास्ट चैप्टर अगर आप देखते हो, लास्ट चैप्टर आप देखते हो तो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक में बेटा आप डिटोल देखते हो। डिटोल में टर्पिनोल और क्लोरोजाइनिनोल का मिश्रण होता है, ठीक है। क्लोरीजाइलिनोल और टर्पिनोल का मिश्रण ये डिटोल होता है, जो कि फिनोल से ही बनाया जाता है, ठीक है। एजोडाई हमने बनाई थी अभी यहां पर, एजोडाई ऑरेंज कलर की। फिनोफ्थलीन पिक्रिक अम्ल जो कि एक विस्फोटक होता है। साइक्लोहेक्सेनोल रबर का विलायक होता है।
प्लास्टिक, बेकेलाइट आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिनोल का उपयोग एस्प्रिन बनाने में, याद आ रहा है, इसका उपयोग सेलोल बनाने में, फेनासिटीन बनाने में आदि दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। शाई के लिए परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नीड हो तो लिख लेना, ठीक है। ये मेरी तरफ से इनके उपयोग, समानता असमानता अपन ने देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों ईथर के बारे में। अब चलते हैं ईथर के बारे में। इसमें कुछ हमें नहीं पढ़ना, इसमें कुछ हमें नहीं पढ़ना, बस मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं जो इसके लिए जरूरी है। हमने पढ़ रखा है सब क्योंकि, इसलिए देखो, हाँ जी, ईथर के बारे में अब फटाफट सेडिंग डाल देंगे दोस्तों। ईथर एक पेज छोड़ करके फटाफट सेडिंग डाल दो। ईथर एक पेज छोड़ करके फटाफट सेडिंग डाल दो। ईथर अभी 15 मिनट में सारी बातें खत्म हो जाएगी। एक पेज छोड़ करके फटाफट सेडिंग डाल देंगे आप दोस्तों। ईथर, ओके। तो ईथर के बारे में सबसे पहले तो हम जानते हैं ROR, हाँ जी, ठीक है, ओके। इसका नामकरण, हेडिंग डाल लो, नामकरण। नामकरण वैसे भी हमने टुकड़े टुकड़े में देख रखा है, ROR। सामान्य नाम एल्किल ईथर के रूप में लिखा जाता है कि अगल बगल में कौन से समूह लग रहे हैं उनके हिसाब से एल्किल ईथर इसका नाम लिख देंगे, एल्किल ईथर। और IUPAC, IUPAC में जिधर बड़ी चेन रहेगी, जिधर ज्यादा कार्बन रहेंगे उसको मेन चेन मान लेंगे, जिधर कम कार्बन रहेंगे उसको प्रतिस्थापी मान लेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन उधर रहेगा जिधर कम कार्बन है, एल्कोक्सी, एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन इसको कहते हैं, ठीक है। एल्किल ईथर एल्कोक्सी एल्केन इसको हम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने शायद पहले भी कर रखा है, ओके, हाँ जी, शायद ये हमने कर रखा है दोस्तों। एक बार मुझे बता दो यार, मेरे को याद आ रहा है हमने पढ़ रखा है, हाँ जी। क्या ये हमने पढ़ रखा है? क्या हमने ये पढ़ रखा है क्या? अब माही चौबे जी, बेटा कोई बात नहीं बेटा, आप जा सकती हो। चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या हमने? मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ सर ये हमने पढ़ा हुआ। मे बी पॉसिबल। फेनासिटीन बेटा एक ड्रग होती है जिसको आप उसमें क्या बोलते हैं, दैनिक जीवन रसायन वाले चैप्टर में देखते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। सब छम एकदम सिंपल है, अच्छा ठीक है, ओके। चलो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आपको देख लेना है। एक दो क्वेश्चन देख लो, आप देख लेना इनको, ठीक है, हाँ जी। जैसे बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाओ, बेंजीन के ऊपर OCH, हाँ कल PYQ करा देंगे, हाँ जी। बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाओ, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? देख लो यार, हाँ हाँ बिल्कुल यूज होता है ना, एनिसोल, वेरी गुड। इसका सामान्य नाम, इसके अलग अलग नाम है, देखो वैसे तो देखो, एल्किल ईथर, मेथिल है इधर फेनिल है, मेथिल फेनिल ईथर इसको बोल सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। इसका एक नाम और होता है एनिसोल, मार्केट में प्रचलित नाम एनिसोल। और दूसरा मिथॉक्सीबेंजीन इसको बोल सकते हैं, वेरी गुड, मिथॉक्सीबेंजीन इसको बोल सकते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन इसको हम बोल सकते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर चक्रीय ईथर आ जाए तो? What is the IUPAC name of this compound? राम राम सर, बैकलॉग क्लास कब होगी? बेटा अब साल भर थोड़ी ना चलेगी बैकलॉग क्लास। इस कंपाउंड का IUPAC नाम, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताओ।
ये पहले हो गया। निखिल सोनी चल इसको बता अगर पहले हो गया तो। इस कंपाउंड का यूपीएसी नाम क्या है? निखिल बता बेटा। सोनी जी बताइए क्या होगा इसका यूपीएसी नेम? हाँ लिख लो बेटा लिख लो। आईयूपीएसी। हाँ जी इसका यूपीएसी नेम बताओ। देखो दोस्तों, ईथर समूह, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, टोटल 3 कार्बन है। ओके तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस समूह को बोलते हैं इपोक्सी। वेरी गुड बेटा राजन, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इपोक्सी, इसको बोलते हैं इपोक्सी समूह। अगर जो 3 कार्बन वाला चक्रीय ईथर होता है ना, वो होता है इपोक्सी, उसको बोलते हैं इपोक्सी। यह इपोक्सी। ठीक है, अब चेन स्टार्ट करें तो उधर से स्टार्ट करते जिधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है। तो यहां पर 1 और 2 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है इपोक्सी, नॉट इथोक्सी, इपोक्सी। और टोटल 3 कार्बन है, तो उसका नाम है 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, इसका नाम है 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, 1,2 इपोक्सी प्रोपेन। अब डाई तो लगेगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, ये वाला बात है। ठीक है, इपोक्सी प्रोपेन 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है बेटा, 1 2 3, जिसमें 1 और 2 नंबर पर इपोक्सी समूह लगा हुआ है, चक्रीय ईथर लगा हुआ है। इसका नाम है इपोक्सी, इपोक्सी, इपोक्सी क्या बोल रहा था, इपोक्सी प्रोपेन। एक कंपाउंड और बताना, एक कंपाउंड और बताना जरा। इस कंपाउंड का यूपीएसी नाम बताओ। जनरल नेम नहीं है बेटा, यूपीएससी करो इनके। इस कंपाउंड का नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम बताओ इस कंपाउंड का। हाँ जी शिवानी घोष करवा देंगे बेटा। अब देखो ध्यान से, जिधर से देखो OCH3 इधर भी नजदीक है, OCH3 इसके जस्ट इपोक्सी है, इधर यहाँ पहले दूसरे नंबर पे, यहाँ 1 2 3 4 उधर से नंबरिंग कर ले। ठीक है, ये तो अलग हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, टोटल 6 कार्बन है दोस्तों। ठीक है, मिथोक्सी, मिथोक्सी, M4 मिथोक्सी, E4 इपोक्सी। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 नंबर पर तो इपोक्सी है, और 1 और 6 नंबर पर मिथोक्सी है। कर लेंगे आप, एकदम सिंपल है। ओके तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 3 इपोक्सी, 2 3 इपोक्सी। फिर यहां पर आ जाएगा 1,6 1,6 डाइमिथोक्सी, डाइमिथोक्सी। और यहां पर आ गए टोटल 6 कार्बन हेक्सेन। अरे ये थोड़ी ना चेन में भाई, ये तो अलग हो गया ना बेटा डॉक्टर अमन। 2 3 इपोक्सी 1 6 डाइमिथोक्सी हेक्सेन। वेरी गुड सानू, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पूनम पाल बेटा, इपोक्सी में 2 संयोजकता है, इस ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है, एक 2 नंबर पे जुड़ रही है, एक 3 नंबर पे जुड़ रही है, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसकी हम यहां पर नेमिंग कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी हम नेमिंग कर सकते हैं। ओके इस तरीके से इसकी हम नेमिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके इसका नाम बताओ, इसका नेमिंग, इसका नाम बताओ। ट्राई करो इसका नाम बताने की।
चक्रीय ईथर है, बेटा साइक्लो क्यों लगाओगे? देखो अच्छा, इससे पहले ये वाला कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? पहले इसका नाम बताओ, फिर आप ऑटोमेटिक इसके बारे में सोच लोगे। पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम ऑटोमेटिक सोच लोगे। इसमें क्या आ जाएगा? ये तो इपोक्सी इथेन, सिंपल सा क्या नाम है इसका? इपोक्सी इथेन, क्योंकि दो ही कार्बन है, 1 2 हो जाएगा। अब इसका नाम सोचो, 1 और 2 चक्रीय लगाया था क्या वहां पे? नहीं लगाया ना। साइक्लो शब्द इस्तेमाल किया? नहीं, क्योंकि चक्रीय तो इथर है ही सही ना वो। ओके, यहां पे क्या बोलेंगे? ये 1 नंबर का कार्बन, फिर CH2 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 CH2, ये 4 नंबर, 1 और 4 नंबर पर इपोक्सी है। हाँ, 1,4 इपोक्सी ब्यूटेन, 1,4 इपोक्सी। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन बोलूं तो साइक्लोब्यूटेन में तो 4 कार्बन की चेन आती ना दोस्त। ये कहां रहा? ठीक है, ध्यान रखें। 1,4 इपोक्सी ब्यूटेन, मतलब इपोक्सी है, मतलब चक्रीय ईथर है जिसमें वो 1,4 मतलब 1 और 4 कार्बन पर अटैच है। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, डन है मामला? वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड पवन जी, बहुत बढ़िया, डन। ये हो गया। तो ये ईथर के नामकरण, बाकी तो तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब यहां पर ईथर के निर्माण की विधियां। हाँ जी, अगला है GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हाँ जी, ई तो स्टेबल नहीं है। अरे लेकिन इपोक्सी समूह होता है बेटा, होता तो है ना, अनस्टेबल है लेकिन बनता तो है ये। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो इसमें हमने सब पढ़ा हुआ है। एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा। इसमें हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ रखी है, एक विलियमसन ईथर संश्लेषण, नहीं देखनी है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, बस एक बार आपको याद करवा दूं, बस ये मकसद है मेरा। विलियमसन ईथर संश्लेषण ये हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा शुष्क Ag2O द्वारा, शुष्क Ag2O द्वारा, याद है दोस्तों, ये हमने पढ़ रखा है, हाँ ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, हाँ जी, एल्कोहल के द्वारा कोई अभिक्रिया पढ़ी हमने? विलियमसन ईथर संश्लेषण हमने पढ़ रखी है, शुष्क Ag2O वाली हमने पढ़ रखी है। एल्कोहल से कौन सी अभिक्रिया थी जिससे हमने बनाया था? याद करो, ईथर। एल्कोहल से ईथर बनाने की हमने कोई अभिक्रिया पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी? यस, एल्कोहल से ईथर बनाने की हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, जब एल्कोहल की 140 डिग्री पर हमने सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई थी। बिल्कुल ठीक है, एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इस अभिक्रिया का नाम क्या था? अरे डार्जन थोड़ी ना, इस अभिक्रिया का नाम क्या था? हाँ, विलियमसन सतत ईथरीकरण अभिक्रिया, इसका नाम था विलियमसन सतत ईथरीकरण अभिक्रिया। पढ़ी थी? ओके। अच्छा, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की एक अभिक्रिया और पढ़ी थी, बताऊंगा अभी। और एक एल्कोहल की डाई इजोमिथेन के साथ क्रिया, याद करो।
से क्रिया। डाइइजोमीथेन, ये वाली पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करो, CH2N2 की N2 गैस निकल जाती थी, खट्ट से CH2H और O के बीच में जाके बैठ जाता था, ये पढ़ा था। ओके, एक इसमें अभिक्रिया एक और लिखी थी हमने, एक मैंने उदाहरण दिया था आपको, होमवर्क दिया था, एक मैंने होमवर्क दिया था और मैंने आपसे बोला था कि घर से करके लाना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई थी तो एल्कोहल बना था, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई थी तो ईथर बना था, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करवाई थी तो एस्टर बना था। 3 अभिक्रियाएं दी थी, मैंने आपको बोला था घर से करके लाना, याद आ रहा है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई थी कि फिर मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट होगा। 3 अभिक्रियाएं दी थी मैंने आपको, ये वाला कंपाउंड दिया था, याद करो दोस्तों। ऐसा कोई कंपाउंड दिया था, इसकी अभिक्रिया जल के साथ, इसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ, इसकी अभिक्रिया किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ करवाई थी। तो फिर याद करो, यहाँ से Cl निकला था, कार्बोनाइन बना था, फिर रीअरेंजमेंट, फिर यहाँ पे कार्बोनाइन बना था, यहाँ पर आपने एल्कोहल जल के साथ करवाई तो एल्कोहल, यहाँ पर आपने एल्कोहल के साथ करवाई तो ईथर बना था, यहाँ पर आपने एसिटिक अम्ल जोड़ा तो एनहाइड वो बना था, एस्टर बना था, याद आ रहा है? तो यहाँ पर अगली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की एल्कोहल के साथ क्रिया द्वारा, यार X निकलेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेड़ देगा, प्रोटोनित एल्कोहल बनाएगा, फिर H+ निकाल देगा, ये खत्म। हाँ, वेरी गुड बेटा पवन जी, बहुत बढ़िया। तो ये अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी जिससे क्या बनता था? ईथर बनता था। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इनसे हमने ईथर बनाया था। क्लियर है दोस्तों? ये वो अभिक्रियाएं हैं जिससे हमने क्या बनाया था? ईथर बनाया था। तो 3 इसमें, 2 इसमें, 5 अभिक्रियाएं, बहुत है। ओके, ये हमने ईथर पढ़ा, ठीक है? सर्दी लगती है ना बेटा, स्वेटर भी मेरे पास, टेंशन मत लो, ठीक? ओके, ये हमने देखा। अब इसके बाद इसके अंदर बनाने की विधियां खत्म। अब इसके बाद आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि हम कल देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास में क्वेश्चन करने और ये टॉपिक पढ़ना है, खत्म। ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये है बेटा आज की क्लास का सीन, और अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये रही मेरे पास, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग। ठीक, तो इसके बाद की क्लास हम पढ़ेंगे कल, जिसमें हम PYQ भी लगाएंगे और बढ़िया से सारी बातों को क्लियर करेंगे, अच्छे से यहां पर देखेंगे, ठीक है? ओके, तो बढ़िया से पढ़ के आना अच्छे से, और हो सके तो इसके PYQ लगाना। कल हम फटाफट से खत्म कर लेंगे इसको और जल्दी से फ्री हो जाएंगे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। सब मेरा पेन भी खत्म हो गया। हाँ जी, ओके, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ओके जी दोस्तों, खत्म हो गया यार, क्या दिक्कत है? हाँ जी, 2 साइड वाली, हाँ बेटा 2 साइड वाली है ये, हाँ ठीक। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।